चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे गॉस लॉ के बारे में बात करना। अभी गॉस लॉ अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए पहले मुझे फ्लक्स क्या होता है वो पता होना चाहिए, एरिया वेक्टर में क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, फील्ड यूनिफॉर्म है तब फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब फ्लक्स कैसे निकालते हैं। और जाते जाते लास्ट में हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े थे, दैट इज सॉलिड एंगल। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप वो नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि परेशान हो जाओ उसको देख के, उसके चक्कर में पूरा चैप्टर छोड़ दो। तो अगर वो छोड़ भी देंगे तब भी चलेगा, बस सिंपल सा फंडा है, उससे हम क्वेश्चन थोड़ा आसानी से कर सकते हैं और उससे हम गॉस लॉ भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज गॉस लॉ की हम डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, पर वो फील नहीं आएगा जो हम उसकी हेल्प से हम निकालेंगे। ठीक है, तो छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, पर करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो अगर एक बार फिर से रिवाइज करें तो सॉलिड एंगल होता क्या है कि अगर हमारे पास ये एक सरफेस है जिसका एरिया डी ए है, ये एक पॉइंट है पी और ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है आर। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, इसकी पेरीफेरी से अगर हम पेरीफेरी के हर पॉइंट को इससे ज्वाइन करें तो इस पी पॉइंट पे जो एंगल बनता है 3D में, दैट एंगल इज कॉल्ड योर सॉलिड एंगल। ठीक है, और वो कितना होता है, it is denoted by ohm and that is given by area of the given surface dA, इस सरफेस का एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस। ठीक है, और अगर ये ऐसा ना हो के ऐसा होता, जो शायद हम कल ये भी पढ़ चुके थे, ऐसा होता तब क्या होता, तब भी ऐसा ही बनता आपका सॉलिड एंगल। बस उस केस में अगर इसका एरिया डी ए डैश है तो आपका जो सॉलिड एंगल ओम होता वो डी ए डैश बाय आर स्क्वायर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको ये कंपोनेंट लेना पड़ता है डी ए का, क्योंकि डी ए डैश आपका ये आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो आपको ये कंपोनेंट लेना पड़ता आर के अलोंग। ठीक है, ये भी सिखाया था मैंने। फिर मैंने लास्ट में जाते जाते बताया था कि अगर मुझे ये हाफ एंगल पता है थीटा, तो मैं सॉलिड एंगल बता सकता हूँ, दैट विल बी 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका यूज़ कैसे होगा, कल का क्वेश्चन वो जो बड़ा सा था उसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो आगे देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, चलो, तो ये अलग टॉपिक था, अब स्टार्ट करते हैं हम आगे। चल अब देखो ध्यान से, सपोज ध्यान से अब समझना, फील लेना, ये हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक, जिसका रेडियस है आर। इस स्फीयर के सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा क्यू। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में ही देखते हैं, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा वो निकालना है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, किसकी वजह से होगा, ऑब्वियसली क्यू। क्यू की वजह से क्या होगा, फील्ड लाइंस निकलेंगी तो कुछ ना कुछ फ्लक्स आएगा, कितना आएगा वही हमको निकालना। तो एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपको सोते जागते उठते बैठते याद रखना ही है, क्योंकि गॉस लॉ हम उसी से अब डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे आप ध्यान से सुनो। क्या ये डिस्टेंस आपका आर होगा, बराबर, पर क्या इस पूरे स्फीयर के लिए फील्ड यूनिफॉर्म ही होगी, और कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। वैसे इसकी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, डिस्टेंस ऐसा वेरी करती है, पर इस पूरे स्फीयर के लिए तो सेम होगी, बराबर। तो मैंने एक छोटा सा ये लिया, तो इसकी वजह से क्या ई ऐसा, क्या डी ए वेक्टर भी इधर ही आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग है ना, तो कितना छोटा सा फ्लक्स बताओ कितना लिंक होगा, बोलो, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहां भी ले सकते थे आप, उसमें भी वही है, ई आउटवर्ड डी ए भी ऐसा, दोनों में एंगल जीरो। सो डी फाई कितना एंगल जीरो होगा दोनों में, दैट विल बी ई इंटू डी ए। पूरे से कितना फ्लक्स होगा, क्या इसका इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। ई तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, किसका इंटीग्रेशन, डी ए। क्या डी ए का इंटीग्रेशन पूरे का एरिया, डी ए क्या था मेरा छोटे एलिमेंट का एरिया, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पूरे का एरिया। तो पूरे का एरिया विल बी, बोलो पूरे का एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। स्फीयर है ना, अच्छा, तो ये क्या आया मेरा, फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो फ्लक्स विल बी ई, फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या क्यू चार्ज की वजह से होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। सो फ्लक्स विल बी के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो फ्लक्स विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सबको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैंने स्फीयर के अंदर एक क्यू चार्ज रखा है ना, तो कितना फ्लक्स जो है वो आपका लिंक होगा, कितना फ्लक्स स्फीयर से पास होगा, दैट विल बी क्यू
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू जो अंदर चार्ज मैंने रखा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, क्या ये जो फ्लक्स हमारा आया है ये स्फीयर की रेडियस पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? ऑब्वियसली नहीं कर रहा है। स्फीयर की रेडियस देखो कहीं आ ही नहीं रही है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? जो चार्ज उसने एनक्लोज किया है ना। तो मतलब क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं कि अगर मैं क्यू चार्ज यहां रखूं और मैं ऐसे ऐसे दो स्फीयर बनाऊं, ये R1 रेडियस का और एक बड़ा बनाता हूं R2 रेडियस का, है ना, तो मैं बोलूंगा इस प्लस क्यू की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो R1 वाले स्फीयर से और R2 वाले स्फीयर से, दोनों स्फीयर से सेम आएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस प्लस क्यू की वजह से जो आपका फ्लक्स आएगा वो R1 वाले स्फीयर से और R2 वाले स्फीयर से, दोनों से क्या आएगा? सेम आएगा। बराबर। अच्छा, अब सेम लॉजिकली हम देख सकते हैं, ये तो मैंने यहां से देखा कि R पे डिपेंड नहीं कर रहा फ्लक्स, सिर्फ चार्ज पे और एप्सिलॉन नॉट पे। ठीक है, क्या हम लॉजिकली देख सकते हैं? बिल्कुल, ध्यान से सुनना। क्या इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएंगी? जाएंगी? मुझे बताओ, ये जो आउटवर्ड जाएंगी तो ये ऐसी जाएंगी ना, कि नहीं जाएंगी? तो जितनी फील्ड लाइंस आपकी R1 वाले स्फीयर से निकली, क्या उतनी फील्ड लाइंस R2 वाले से भी निकलेंगी? तो जितनी फील्ड लाइंस R1 से निकली उतनी R2 वाले से निकलेंगी, क्या दोनों से फ्लक्स सेम आएगा? ठीक है, वो यहां से भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा फ्लक्स आपकी रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा फंडा आप ध्यान से सुनना। तो क्या ये मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि स्फीयर ना होके कोई भी ऐसा आर्बिट्रेरी शेप का क्लोज्ड सरफेस होता, जब उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है डायमेंशंस पे, तो अगर ये स्फीयर ना हो कि कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का क्लोज सरफेस होता और उसके अंदर चार्ज होता ये प्लस क्यू, तो कितना फ्लक्स क्लोज सरफेस से लिंक होता? दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, ये नोट कर लिया। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, वो कैसा भी हो सकता है, किसी भी डायमेंशन का, किसी भी शेप का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू एन एनक्लोज्ड चार्ज कैपिटल Q इज फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो किसी भी शेप का क्लोज्ड सरफेस हो, आपका अगर क्लोज्ड सरफेस के अंदर क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है तो कितना फ्लक्स जो है उस क्यू की वजह से उस सरफेस से आएगा? दैट फ्लक्स विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे किया हमने? ध्यान से सुनो। स्फीयर लिया आर रेडियस का, उसके अंदर एक क्यू चार्ज रखा, तो क्वेश्चन था उस क्यू चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स जो है वो स्फीयर से पास होगा। ठीक है, और फ्लक्स क्यों पास होगा? लॉजिकल है, क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी जो स्फीयर से निकलेंगी, है ना। तो कितना पास होगा हमने कैसे निकाला? एक छोटा सा एरिया लिया, गिवन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, एरिया भी आउटवर्ड सिखाया था, क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया आउटवर्ड नॉर्मल क्या लूंगा आपको लेना है। तो ई और डी में एंगल कितना? 0। तो छोटा सा फ्लक्स डी फाई आ गया ई डी ए, तो पूरे से फ्लक्स इंटीग्रेशन ई डी ए सीख चुके हम लोग। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, दैट विल बी के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। डी ए इज, तो क्या बचा? इंटीग्रेशन डी ए। डी ए मतलब छोटे से एलिमेंट के एरिया का इंटीग्रेशन, वो क्या हो जाएगा? पूरे स्फीयर का एरिया, विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। ई की वैल्यू डाल दी तो वहां से मुझे फ्लक्स क्या मिला? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू क्या था? इस क्लोज्ड सरफेस ने जो चार्ज को एनक्लोज किया था, इसके अंदर ये जो चार्ज एनक्लोज्ड था। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मैंने यहां से एक इंटरप्रिटेशन किया, मतलब एक चीज इंटरप्रेट की, ध्यान से सुनना। वो चीज क्या है कि अगर ये मेरा फ्लक्स डायमेंशंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सिर्फ डिपेंड कर रहा है जो चार्ज सरफेस के अंदर है और एप्सिलॉन नॉट विच इज अ कांस्टेंट 8.85 10 की पावर -12। तो अगर ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अगर मैं R1 रेडियस के स्फीयर की बात करूं और R2 रेडियस के स्फीयर की बात करूं, एक चार्ज Q मैंने लिया R1 के अंदर, है ना, और एक बड़ा सा स्फीयर लिया R2 जो R1 को भी एनक्लोज कर रहा है, ऑब्वियसली वो Q को भी एनक्लोज करेगा। तो मैं क्या देखता हूं कि लॉजिकली, मतलब मैथमेटिकली देखा जाए तो दोनों से जो फ्लक्स आएगा थ्रू R1 स्फीयर एंड थ्रू R2 स्फीयर, दोनों से फ्लक्स आएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज चार्ज एनक्लोज्ड। बराबर, मतलब दोनों से फ्लक्स सेम आएगा, है ना। फिर मैंने लॉजिकली देखा कि अगर मैं प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता हूं, सीखे हो ना फील्ड लाइंस, तो वो किधर आएंगी?
आउटवर्ड आएंगे, प्लस क्यू से आउटवर्ड जाती हैं फील्ड लाइंस। तो जितनी फील्ड लाइंस R1 वाले स्फीयर से निकली, क्या उतनी फील्ड लाइंस R2 वाले स्फीयर से निकलेंगी? ऑब्वियस सी बात है, बीच में गायब थोड़ी ना हो जाएंगी। समझ पा रहे हो? तो जितनी फील्ड लाइंस R1 वाले स्फीयर से निकली, उतनी ही फील्ड लाइंस क्या हुई आपकी R2 वाले स्फीयर से बाहर निकली। तो फील्ड लाइंस जितनी बाहर निकली R1 से, उतनी R2 से, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम है। और किसी भी सरफेस से पास होने वाली फील्ड लाइंस अगर सेम है तो फ्लक्स भी क्या होगा? सेम। तो ये हमने लॉजिकली भी देखा, मैथमेटिकली भी। फिर हमने क्या सोचा कि ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है डायमेंशंस पे, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो स्फीयर है, क्यूब है, या किसी आर्बिट्रेरी शेप का क्लोज सरफेस है? मतलब अगर मेरे पास कोई भी क्लोज सरफेस है, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो स्फीयर हो, कुछ भी हो, अगर मैं उसके अंदर एक क्यू चार्ज एनक्लोज कर देता हूं कहीं भी, तो अगर मैं उसके अंदर एक क्यू चार्ज एनक्लोज कर देता हूं, तो कितना फ्लक्स उसकी वजह से आएगा उस क्लोज सरफेस से? दैट फ्लक्स विल बी Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। 2Q एनक्लोज कर देता हूं तो 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 2 एनक्लोज कर देता हूं तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब बेसिकली फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज गिवन बाय चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब मैं एक चीज और समझता हूं, फिर ये दोनों चीजों से हम आगे पढ़ेंगे। सपोज ये एक स्फीयर है, लॉजिकली सोचना, इस बार हम प्लस क्यू चार्ज बाहर रखते हैं। अब मेरा सवाल है, इस प्लस क्यू की वजह से इस स्फीयर से कितना फ्लक्स आएगा, नेट फ्लक्स? सोच के बताना, ठीक है? तो सोचना, आंसर है आपका 0। ठीक? क्यों? अब सुनना ध्यान से। अब मेरे को एक चीज लॉजिकली बताओ, इस प्लस क्यू से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी ऐसी रेडियली आउटवर्ड? सीख चुके हो? ठीक, चलो अब मुझे बताओ, जितनी फील्ड लाइंस एंटर की, क्या उतनी फील्ड लाइंस आपकी बाहर भी निकली है ना? तो नेट फ्लक्स कितना होगा? 0। याद करो, हमने क्यूब का क्वेश्चन किया था, है ना? जितनी इस सरफेस से आई थी उतनी उस सरफेस से बाहर गई थी। हमने मैथमेटिकली भी प्रूव किया था, 0 आया था। इसको भी मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ठीक है? तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर की, उतनी फील्ड लाइंस आपकी बाहर निकल गई, तो नेट फील्ड आपकी, नेट फ्लक्स कितना होगा? ऑब्वियसली 0। ठीक है? दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं, देखो यहां वाले को ध्यान से देखो, इसके लिए ई वेक्टर ये है? क्या डीए आउटवर्ड नॉर्मल कह लूं? ठीक? सिमिलरली यहां वाले को देखो, क्या ई वेक्टर ये है? डीए किधर होगा इसका? ये आउटवर्ड नॉर्मल कह लो, सिखाया था ना। देखो यहां ई और डी में एक्यूट एंगल, यहां ई और डी में ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब यहां फ्लक्स नेगेटिव, यहां फ्लक्स पॉजिटिव। तो जब सबको ऐड मारोगे तो नेट फ्लक्स आपका क्या आ जाएगा? 0। और दूसरी चीज ऐसे भी समझ सकते हो कि जितनी फील्ड लाइंस एंटर की, उतनी फील्ड लाइंस आपकी बाहर निकल रही है, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा? 0। समझ में आ गया? तो मतलब हमारी जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है कि अगर एक क्लोज्ड सरफेस ने किसी चार्ज को एनक्लोज किया है, तो उस एनक्लोज्ड चार्ज की वजह से उस सरफेस से फ्लक्स आता है, दैट इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? और अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, बाहर है, कितना भी डिस्टेंस हो, तो उस चार्ज की वजह से उससे कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा। जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, नेट फ्लक्स विल बी 0। मतलब कहने का क्या है, कुछ ये, अगर ये कोई आर्बिट्रेरी शेप का क्लोज्ड सरफेस है, ये चार्ज है कैपिटल क्यू, और ये एक फिर से आर्बिट्रेरी शेप का क्लोज्ड सरफेस है और कैपिटल क्यू ये है, तो इस केस में फ्लक्स विल बी इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, यही तो होता है, और दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक? इसकी वजह से इस केस में क्या होगा? फ्लक्स विल बी इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, वो तो होता ही है हमारा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ई किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली इस चार्ज की वजह से। इसमें ई किसकी वजह से? ऑब्वियसली इस चार्ज की वजह से। समझ में आ रहा है सबको? चलो ये समझ में आ गया। तो कोई भी क्लोज सरफेस हो, कैसी भी शेप का, अगर उसने किसी चार्ज को एनक्लोज करवा के रखा हुआ है, तो कितना फ्लक्स उसकी वजह से आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर चार्ज बाहर है तो कितना आएगा? 0। अब यहीं से हम तुरंत डिराइव करते हैं गॉस लॉ। ठीक है? बहुत बातें कर ली, बहुत चीजें पढ़ ली, फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, एरिया क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम गॉस लॉ की, जो मेन टॉपिक है हमारा, गॉस लॉ। ठीक है? अब
ध्यान से देखो, आज जो लेक्चर में हमने पढ़ा उसको अगर हम जनरलाइज करें तो क्या सीखते हैं हम, सुनना ध्यान से। सपोज ये कि क्लोज सरफेस है, ये एक चार्ज है आपका Q1, ये एक चार्ज है आपका Q2, ये एक चार्ज है आपका Q3, ये एक चार्ज है आपका Q4। दो सरफेस के अंदर हैं, दो सरफेस के बाहर हैं। तो मेरा एक सवाल है, गिवन क्लोज सरफेस से फ्लक्स किस किस की वजह से आएगा? बिल्कुल सही, एक Q1 की वजह से और एक Q2 की वजह से। किस किस की वजह से नहीं आएगा? एक Q4 की वजह से और एक Q3 की वजह से। अब सुनना बहुत ध्यान से, मैं क्या लिखने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन E1 डॉट डी और ये गोला, इस गोले का एक सिग्निफिकेंस अब ध्यान से सुनना। ये गोला आपको क्या बता रहा है कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक क्लोज्ड सरफेस के लिए कर रहे हैं। जब भी आपको इंटीग्रेशन पे गोला मिले ऐसा सर्कल, तो मतलब वो क्लोज सरफेस को डिनोट कर रहा है। मतलब हम इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। वो स्फीयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, E1 क्या है? अब सुनना बहुत ध्यान से जो मैं लिखने जा रहा हूं। E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, ये क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ड्यू टू Q1 चार्ज, बराबर। E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? Q1 चार्ज। वो कैसी भी हो सकती है, जैसे यहां पे आउटवर्ड, यहां पे आउटवर्ड, यहां पे आउटवर्ड होगी ना। अच्छा, तो E डॉट डी ए ये कंबाइंड क्या है? E1 डॉट डी ए, क्या ये फ्लक्स बताता है आपको? पिछले लेक्चर में पढ़ा था, देखो ना वहां पे। तो E1 डॉट डी ए आपको पूरा क्या बताएगा? ये पूरा आपको बताएगा फ्लक्स थ्रू द सरफेस किसकी वजह से? बिल्कुल, ड्यू टू Q1। समझ में आ गया? तो मैं सारी चीजें यहां लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। सिमिलरली मैं आगे लिख रहा हूं इंटीग्रेशन E2 डॉट डी ए, क्लोज सरफेस के लिए। E2 क्या है? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ड्यू टू Q2 चार्ज। कैसी होगी? इधर ऐसी, इधर ऐसी, इधर ऐसी, ठीक। और ये पूरा क्या मिलेगा आपको? E डॉट डी ए, E2 डॉट डी ए, दैट विल बी फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू Q2। सिमिलरली मैं आगे लिख रहा हूं E3 डॉट डी ए, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ड्यू टू Q3 चार्ज। Q3 की वजह से भी तो फील्ड होगी ऐसी, ठीक है। अच्छा, और ये पूरा क्या होगा? E3 डॉट डी ए, दैट विल बी फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू Q3 चार्ज। और सिमिलरली लास्ट E4 डॉट डी ए, E4 क्या होगा आपका? E4 विल बी फ्लक्स, सॉरी, फील्ड एट द सरफेस ड्यू टू Q4 चार्ज। और E4 डॉट डी ए पूरा क्या होगा? E4 डॉट डी ए होगा फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू Q4 चार्ज। ये सारी चीजें समझ में आ गई मैं क्या लिख रहा हूं? E1 डॉट डी ए क्या है? E2 डॉट डी ए क्या है? E3 डॉट डी ए क्या है? E4 डॉट डी ए क्या है? अच्छे से समझो पहले इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छे से समझो। तो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने एक चीज डिराइव की कि अगर एक क्लोज्ड सरफेस ने किसी Q चार्ज को एनक्लोज करवा रखा है, एक क्लोज सरफेस के अंदर कोई Q चार्ज है, तो उससे कितना फ्लक्स आएगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। डिराइव किया हमने स्फीयर के लिए, और उससे हमने एक जनरल रिजल्ट बना दिया। पर अगर Q चार्ज एनक्लोज नहीं किया, Q चार्ज बाहर है, तो उसकी वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा गिवन सरफेस से। क्यों? क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकल जाएंगी, आपकी नेट फील्ड फ्लक्स विल बी जीरो। और फ्लक्स होता है क्या? इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, यही तो होता है। E क्या होगा? उस गिवन चार्ज की वजह से फील्ड सरफेस पे, डी ए एरिया है ये आपका। समझ में आ गया यहाँ तक? तो क्या क्या लिखा है वो समझ में आ गया। फिर मैंने एक जनरल, अभी यहाँ से हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। मैंने क्या किया, क्लोज सरफेस लिया आर्बिट्रेरी शेप का, उसके अंदर दो चार्ज रखवाए Q1 Q2, तीन भी रखवा सकते हो आप, और बाहर दो चार्ज रखवाए Q3 Q4। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? अब मैं लिखने जा रहा हूँ बारी बारी से गिवन सरफेस से फ्लक्स गिवन चार्जेस की वजह से। तो सबसे पहले मैंने बात की E1 डॉट डी ए की। E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ड्यू टू Q1 चार्ज। और E1 डॉट डी ए पूरा क्या बन जाएगा? फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू Q1 चार्ज। E डॉट डी ए फ्लक्स ही तो होता है, समझो हर चीज। E2 डॉट डी ए क्या बता रहा है आपको? E2 इज फील्ड एट द सरफेस ड्यू टू Q2 चार्ज, और ये पूरा बता रहा है फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू Q2 चार्ज। और ये गोला, इंटीग्रेशन के ऊपर गोले का मतलब है क्लोज्ड सरफेस की हम बात कर रहे हैं। जब भी गोला आपको मिले मतलब क्लोज सरफेस, ठीक। चलो समझ में आ गया यहां तक? चलो अब आगे देखो, गॉस लॉ अब आने वाला है, जस्ट देखो अब आगे ध्यान से। अच्छा, अब आगे ध्यान से अगर हम देखें, E1 डॉट डी ए क्या है?
फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू Q1 चार्ज कितना होगा बोलो? बिल्कुल, फ्लक्स कितना होगा Q1 की वजह से? Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है। अच्छा, E2 डॉट डी ए यहीं लिख देता हूं। E2 डॉट डी ए क्या होगा बोलो जल्दी? Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि Q2 की वजह से फ्लक्स लिंक होगी ना, Q2 की वजह से सरफेस से फ्लक्स आएगी ना। क्यों? क्योंकि एनक्लोज्ड है। E3 डॉट डी ए क्या? फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू Q3 चार्ज। क्या वो जीरो? क्या ये भी जीरो? क्यों? क्योंकि वो बाहर है सरफेस से। चारों को ऐड करो, क्या मिला देखो ध्यान से। E1 डॉट डी ए प्लस E2 डॉट डी ए प्लस E3 डॉट डी ए प्लस E4 डॉट डी ए, दैट इज कितना बोलो? Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, बाकी दोनों जीरो। अच्छा, ये क्या है? फील्ड, ये क्या है? फील्ड ड्यू टू Q1, फील्ड ड्यू टू Q2, फील्ड ड्यू टू Q3, फील्ड ड्यू टू Q4। ठीक है, तो ये पूरे को कंबाइन करके क्या लिखा? नेट फील्ड। ठीक, दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है यहां तक? तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? बहुत गौर से देखना। E net, net field will be E net dot dA, that will be Q1 plus Q2 क्या था? Enclosed charge divided by E naught। ठीक है, यही है आपका गॉस लॉ। तो गॉस लॉ आपको क्या बोलता है? गॉस लॉ आपको बोलता है, इसका हम एप्लीकेशन भी अभी पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। तो गॉस लॉ आपको क्या बोलता है? ये बोलता है इंटीग्रेशन ई नेट डॉट डी ए। क्या मतलब अभी मैं बताऊंगा। इंटीग्रेशन ई नेट डॉट डी ए फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस दैट इज गिवन एज क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम बोलते हैं फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ठीक है, तो फ्लक्स इज बेसिकली इंटीग्रेशन ई नेट डॉट डी ए विच इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनना। एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर 3 चार्जेस है, मान लो बाहर 4 चार्जेस है, टोटल 7 चार्जेस है। तो आरएचएस में जो एनक्लोज चार्ज आएंगे ये कौन से आएंगे? ये सिर्फ जो सरफेस के अंदर होंगे। पर ये जो फील्ड है, ध्यान से देखो, हमने सब ऐड किए हैं। ये जो फील्ड आएगी ये आएगी गिवन सरफेस पे फील्ड की नेट डायरेक्शन ड्यू टू ऑल द 7 चार्जेस। जैसे इस केस में आरएचएस में जो एनक्लोज चार्ज हम लिख रहे हैं वो कौन से आएंगे? सिर्फ Q1 और Q2। पर एलएचएस में जो हम नेट फील्ड लिख रहे हैं सरफेस पे, वो फील्ड है ड्यू टू ऑल द 4 चार्जेस, सबका नेट जो आएगा। जैसे यहां की बात करें तो इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड, उसकी वजह से आउटवर्ड, तो नेट मान लो कुछ ऐसी आई। तो ये जो ई नेट है यही हमने लिखी है एलएचएस में। सही है, तो ई नेट डॉट डी ए, तो इसका एरिया कुछ ऐसा आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल। तो ई नेट डॉट डी ए दैट विल बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ। तो ध्यान से अब सुनना, हमने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में एक चीज देखी कि अगर एक क्लोज्ड सरफेस है मेरे पास, दैट कैन बी अ स्फीयर, दैट कैन बी अ क्यूब, दैट कैन बी अ हेमिस्फीयर, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस है और उसके अंदर मैंने कोई क्यू चार्ज को एनक्लोज करवाया, तो उस क्यू चार्ज की वजह से उस क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स आता है? दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वो क्यू का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है यहां तक? दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं किसी भी आर्बिट्रेरी शेप के क्लोज सरफेस की और हम देखते हैं उसके अंदर कोई 4 चार्जेस हमने रखे, अब गौर से सुनना, जो मैंने आज पढ़ाया मैं वापस बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा अजीब है आज का लेक्चर, कल का लेक्चर अच्छे से बार बार देखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाद में हम रिवाइज भी एक साथ करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक क्लोज सरफेस लिया रैंडम शेप का, दिख रहा है सबको बोर्ड पे? उसके अंदर मैंने 2 चार्जेस लिए Q1 Q2, आप 3 भी ले सकते हैं, आप 4 भी ले सकते हैं, कितने भी। हमको मतलब है जो लास्ट रिजल्ट आया वो है क्या हो, उससे हमको मतलब है, और कैसे आया। बाहर मैंने 2 चार्जेस लिए Q3 और Q4। ठीक है यहां तक? अच्छा, अब मैं 4 चीजें लिखा हूं बोर्ड पे। E1 डॉट डी ए,
E2 डॉट डी ए, E3 डॉट डी ए, E4 डॉट डी ए। डी ए क्या है? वो जो छोटा सा हम एलिमेंट लेंगे सरफेस पे, वो उसका एरिया, पूरे को इंटीग्रेट मारेंगे तो पूरे का फ्लक्स आ जाएगा। ठीक, अच्छा E1 क्या है? E1 है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ड्यू टू Q1। ठीक है, वो कैसी होगी? एक गिवन छोटा सा एरिया लो तो आउटवर्ड होगी Q1 की वजह से। ठीक है, और E1 डॉट डी ए टोटल क्या बताता है आपको? E डॉट डी ए बताता है क्या आपको? कल ही पढ़ा था हमने। तो E1 डॉट डी ए आपको क्या बताएगा? फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू Q1, मैंने लिखा भी है स्पेशली। सिमिलरली E2 फील्ड एट द सरफेस ड्यू टू Q2। E2 डॉट डी ए पूरा क्या बताएगा? फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू Q2। सिमिलरली E3 डॉट डी ए, E4 डॉट डी ए। यहां तक समझ में आया सबको? चल, अब मैंने बारी बारी से सबको लिखा। E1 डॉट डी ए फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू Q1, और Q1 क्योंकि सरफेस के अंदर है तो उसकी वजह से पक्का फ्लक्स आएगा, और कितना आएगा? Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब कहने का मतलब क्या है? किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है, किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से उस सरफेस से फ्लक्स आता है, विच इज दैट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई चार्ज सरफेस से बाहर है तो उसकी वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा, दैट फ्लक्स विल बी जीरो। समझ गए? पक्का? ओके, चलो। सिमिलरली E2 डॉट डी है दैट इज फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू Q2, वो कितना हो जाएगा? Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q2 भी अनक्लोज किया हुआ है। E3 डॉट डी है फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू Q3, पर Q3 तो बाहर है सरफेस के, तो उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं, जीरो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगे उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकल जाएंगी, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। सिमिलरली E4 डॉट डी है वो भी जीरो होगा क्योंकि Q4 भी बाहर है। ठीक, तीनों को चारों को ऐड करो। E1 डॉट डी ए ओवर द क्लोज सरफेस, E2 डॉट डी ए, E3 डॉट डी ए, E4 डॉट डी ए इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। सबको हमने लेफ्ट साइड में ऐड किया, क्या मिलेगा? E नेट डॉट डी ए, क्योंकि E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 सबका वेक्टर सम आपको क्या देने वाला है? ऑब्वियसली सबका वेक्टर सम आपको देगा नेट फील्ड, है ना? तो वो आ जाएगा नेट फील्ड डॉट डी ए दैट इज Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? E net डॉट डी ए ओवर अ क्लोज्ड सरफेस दैट इज Q1 प्लस Q2। हमको तो जनरल रिजल्ट लिखना है ना, तो Q1 प्लस Q2 क्या था इस क्वेश्चन में? एनक्लोज चार्ज। तो जनरल रिजल्ट क्या आया? E net डॉट डी ए ओवर अ क्लोज सरफेस इज गिवन एज Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब ले दे के हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं, सही है? तो फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसी को हम बोलते हैं E नेट डॉट डी ए। ठीक है, अब आईआईटी 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है, जेई मेंस ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि हम जो गॉस लॉ में ई लिखते हैं, ई नेट तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, जनरली सिर्फ ई लिखा रहता है, ना E1 ना E2 कुछ नहीं, सिर्फ ई लिखते हैं। बहुत बुक में आपको डायरेक्टली मिलेगा E डॉट डी ए। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन क्या आया था आईआईटी में? सेम क्वेश्चन आया था मेंस में भी। क्या था क्वेश्चन? मैं रिपीट कर रहा हूं कि गॉस लॉ में जो हम ई लिखते हैं एलएचएस में, ई डॉट डी ए में जो ई लिखते हैं, वो ई किस किस की वजह से होता है? उसने एक डायग्राम बनाया था, क्लोज सरफेस था, उसके अंदर उसने शायद 3 या 4 चार्ज एनक्लोज किए थे, बाहर 2 या 3 चार्ज एनक्लोज किए थे, 6 चार्ज थे शायद टोटल। ठीक है, तो उसने पूछा था ये जो ई वेक्टर है ये किस किस की वजह से है? तो ये जो ई वेक्टर होगा ये सारे चार्जेस की वजह से होगा, चाहे वो सरफेस के अंदर हो चाहे वो सरफेस के बाहर हो। क्यों? क्योंकि फील्ड तो सबकी वजह से आने वाली है ना। तो ये जो ई वेक्टर है गॉस लॉ के फॉर्मूले में, ये उन सब फील्ड्स का रिजल्टेंट है। समझ में आ गया? सो दिस ई वेक्टर इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस विच आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम में जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है, सब चार्जेस की वजह से फील्ड आई है। ओके, पर क्यू एनक्लोज्ड जो आया है आरएचएस में, वो सिर्फ वो चार्जेस हैं जो सरफेस के अंदर है, ना कि सरफेस के बाहर। सरफेस के बाहर जो चार्जेस हैं उनका योगदान सिर्फ और सिर्फ नेट फील्ड में होगा। एनक्लोज्ड चार्ज, एनक्लोज ही नाम है ना उसका, तो उसमें सिर्फ वही चार्जेस आएंगे जो आपके सरफेस ने एनक्लोज किए हुए हैं। समझ गए गॉस लॉ? तो इसकी एप्लीकेशन भी हम आगे पढ़ेंगे, आज ही स्टार्ट कर देंगे तो और आपको मजेदार फील आएगा कि हाँ गॉस लॉ एकदम सही बोलता है। ठीक है, चलो देखो अब आगे समझ में आ गया ये सब? तो बहुत आसान, इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा है मुश्किल, पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि समझ में ना आए। तो एरिया वेक्टर सब अच्छे से पढ़ डालो। ठीक है, कोई डाउट है तो उसको पूछो। चलो, तो मतलब क्या है? तो अगर हम स्टार्ट करें गॉस लॉ, तो गॉस लॉ से पहले ही हमारा 1.5 घंटा ऐसे ही निकल गया।
सिर्फ गॉस लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अच्छे से उसको पढ़ लेना। तो गॉस लॉ क्या है हमारा? सो गॉस लॉ इज बेसिकली इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ओवर अ क्लोज सरफेस। हम हमेशा गॉस लॉ में क्लोज सरफेस की बात करेंगे। दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है वो थोड़ा आगे देखेंगे। ठीक है, और इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली पता ही होगा सबको, इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स। ठीक है, तो अगर एक क्लोज सरफेस ने कुछ चार्ज को एनक्लोज करवाया है तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा? दैट विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब एक मजेदार चीज जो आपको याद रखनी है, ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। दिस ई वेक्टर इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट, चाहे वो सरफेस के अंदर हो चाहे वो सरफेस के बाहर हो। डेरिवेशन अच्छे से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। बट दिस एनक्लोज्ड चार्ज, क्यू एनक्लोज्ड, ये कौन से चार्ज है? द चार्जेस विच आर एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सरफेस के बाहर वाले चार्जेस नहीं, बाहर वाले इसमें भी योगदान देंगे ई नेट में, पर इसमें कोई योगदान नहीं है उनका। तो ई वेक्टर इज फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, क्योंकि सबकी फील्ड आने वाली है तो नेट फील्ड सबका रिजल्टेंट आएगा। पर क्यू एनक्लोज जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले जो चार्जेस हैं उनका योगदान उसमें रहेगा, उनका कंट्रीब्यूशन उसमें रहेगा। सही है, सो ई वेक्टर में कंट्रीब्यूशन सारे चार्जेस का, क्यू एनक्लोज में सिर्फ एनक्लोज चार्जेस होंगे आपके। ठीक है, और इन्हीं दोनों का हम क्या बोलते हैं अब तक? फ्लक्स। ठीक, चलो तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब। एससीबी में भी आपके दिए हुए हैं सब। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सपोज ये एक हेमिस्फीयर है, ये क्यू चार्ज है, बोलो फ्लक्स कितना होगा? जल्दी जल्दी बोलते जाओ अब। सेकंड क्वेश्चन, फिर से हेमिस्फीयर है, क्यू यहां पे है। ठीक, थर्ड, ये आपका एचसीवी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो एचसीवी का क्वेश्चन है। सोचना बहुत ध्यान से, गलती होने के चांसेस इसमें। जस्ट सेंटर पे रखा है, मतलब अंदर भी नहीं है, जस्ट सेंटर पे है। उसमें अंदर था, इसमें बाहर है, इसमें जस्ट सेंटर पे है। क्वेश्चन है तीनों केसेस में कितना फ्लक्स पास होगा हेमिस्फीयर से? रेडियस आ रहा है, वैसे जरूरत है नहीं क्योंकि फ्लक्स में कभी भी डायमेंशंस आती ही नहीं है। तो मैंने वहीं से तो जनरल बताया था कि आपका चाहे कोई भी क्लोज सरफेस हो किसी भी शेप का, आर्बिट्रेरी, क्यूब, स्फीयर, कैसा भी हो, अगर उसने क्यू चार्ज एनक्लोज करवाया तो फ्लक्स डायरेक्टली विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन। वही तो रामायण तब से चली रही है हमारी। ठीक है, तो होप सबको अब अच्छे से क्लियर होगा फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ कैसे आया, क्या हुआ, क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे आंसर। चलो बताओ फिर, फर्स्ट का आंसर बोलो। आंसर मैं लिख देता हूं, देखो किस किसका सही है। फर्स्ट का आंसर है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकंड का आंसर ऑब्वियसली जीरो। थर्ड का आंसर आधो को जीरो लग रहा होगा पर जीरो नहीं है, दैट इज क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मजेदार चीज है, यहीं से मजेदार चीजें सीखोगे आज के लेक्चर में। पहला तो देखो, क्या हेमिस्फीयर ने पूरा क्यू चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, तो इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स आएगा? एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, वो तो दिख ही रहा है। दूसरा, वो तो एकदम बाहर है, तो बाहर है तो क्या होगा? अगर वो बाहर है तो कोई भी आपका फ्लक्स लिंक नहीं होगा, सो दैट विल बी जीरो। थर्ड देखो ध्यान से, ये एकदम सेंटर पे रखा हुआ है। अब सेंटर पे रखा है, ना तो अंदर है ना बाहर है, एनक्लोज है ही नहीं, अंदर नहीं है ना बाहर है, तब कित कैसे निकालोगे? सोच लिया? किसी का आया था आंसर? तो तब कैसे निकालोगे? ये है आपका जुगाड़। क्या जुगाड़ है, समझ में आया? हाँ, एक और ऐसा ऐसा हेमिस्फीयर मैंने ले लिया, ताकि मतलब पूरा स्फीयर मैंने बना दिया, है ना। अब क्या क्यू चार्ज एनक्लोज हो गया आपका, और एकदम सेंटर में। सही है, तो मतलब थर्ड अगर मैं लिखूं, थर्ड का सॉल्यूशन, तो क्या मैं बोल सकता हूं फ्लक्स थ्रू द कंप्लीट स्फीयर। क्यों? क्यू चार्ज एनक्लोज करवाया है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
और क्या ये फ्लक्स सिमेट्रिक आएगा दोनों से, मतलब जितना इससे उतना ही इस पार्ट से भी आएगा, क्यों? क्योंकि एकदम सेंटर पे है आपका। तो मेरे को तो एक पार्ट से निकालना है, तो देयरफॉर फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर ड्यू टू सिमेट्री कितना आएगा? जस्ट आधा, क्यू बाय टू। जस्ट आधा क्यों किया वो समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरे से आ रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आधे से कितना आएगा? क्यू बाय टू। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना, एकदम सेंटर पे रखा है, तो जितना इससे फ्लक्स आएगा उतना इससे आएगा। तो क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट इससे, क्यू बाय टू इससे, तो नेट कितना? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छे से समझो क्या किया, समझ में आ गया? चलो, पहला तो एकदम आसान था क्योंकि उसने एनक्लोज करवाया था, तो डायरेक्ट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा, क्योंकि वो बाहर था तो कितना हो जाएगा आपका? जीरो। तीसरा, तीसरा क्या? सिमिट्री की वजह से हमने क्या किया, ये तभी आपको, ये ध्यान देना, ये तभी आपको यूज करना है जब सिमिट्री होगी, अदरवाइज कभी यूज मत करना, ठीक है? हाईली सिमिट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉस लॉ पढ़ा जाता है, हाईली सिमिट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हमेशा याद रखना, ठीक है? सिमिट्री बन रही है तभी आपको बनाना है, अदरवाइज आपको नहीं बनाना। आधे बोलेंगे सर इसमें भी करवा दो ना, है ना? आधे को डाउट आ गया होगा कि सर इसमें भी अनक्लोज करवा दो ना, ऐसा नहीं। हाईली सिमिट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर आ रहा है तभी आपको उसको सोल्व करना है, ठीक है? सिमिट्री इस केस में आएगी ना कि इस केस में, तो इसको कभी अनक्लोज मत करवा देना, समझना। अभी एक दो क्वेश्चन और आएंगे जिसमें चार्ज आपका बाहर होगा पर तब भी फ्लक्स आएगा। अभी जैसे सेकंड में आधे बोलेंगे सर इसमें तो आपने जीरो ले लिया, अभी अगले क्वेश्चन में आप जीरो नहीं लेंगे, है ना? ऐसा क्यों? अगर सिमिट्री बन पा रही है तो वो सिमिट्री बनाओ, और फिर उस सिमिट्री की वजह से फ्लक्स अगर आ रहा है तो निकालो। पर अगर सिमिट्री नहीं बन रही है तो आपको जीरो लेना ही है, या ध्यान देना, बिकॉज गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर, या इज अप्लाइड ओनली फॉर हाईली सिमिट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज गॉस लॉ यूज नहीं होता है, उससे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। उससे रिजल्ट सिर्फ तभी आएंगे जब हमारा चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बहुत ज्यादा सिमिट्रिक होगा, समझ रहे हो? तो इसमें हमने क्या करवाया, एक और ऐसा ऐसा आधा लिया, तो ये एनक्लोज हो गया, जस्ट सेंटर पे हो गया, मतलब सिमिट्रिक हो गया। तो पूरे से अगर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है तो आधे से कितना? क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? चलो एक और करो, ये भी एचसीवी का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना। ये एक स्क्वायर प्लेट है, कैसी है ये, अभी बोर्ड पे कैसी बनेगी, मतलब ऐसी है, ठीक है? ये ऐसी ऐसी स्क्वायर प्लेट है, ठीक है? जिसकी साइड है ए, और रुको मैं क्लियरली बताता हूं क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, नया चैप्टर है गॉस लॉ। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, कैसी रखी हुई है वो समझ लेना। ये ए साइड का एक स्क्वायर है और एक चार्ज यहाँ पे है, क्यू चार्ज, सेंटर से ए बाय टू डिस्टेंस पे, ठीक है? क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। अ चार्ज कैपिटल क्यू is placed at a distance a by 2 above the center of a horizontal square surface of edge A as shown. Find the flux of the electric field through the square surface. कितना फ्लक्स आएगा इस स्क्वायर सरफेस से वो निकालना है। कैसा है मैं बता देता हूं, ये कुछ ऐसा है आपका, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्क्वायर, साइड ए मतलब एरिया ए स्क्वायर, इसके सेंटर से, सेंटर दिखाई दे रहा है ना, नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा है, हाँ चलो अब दे रहा है। तो ये एक स्क्वायर है आपका, स्क्वायर सरफेस, तो इसके सेंटर से ए बाय टू हाइट ऊपर, ये यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा इस स्क्वायर सरफेस से वो कितना होगा वो निकालना है हमको, ठीक है? तो कैसे निकालोगे सोच के देखो। अब आधे क्या सोचेंगे, सर ये एक स्क्वायर सरफेस है, ये चार्ज हमारा बाहर है ना, तो चार्ज बाहर है तो फ्लक्स आपका जीरो आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, सोच के देखो क्या होगा।
सोचो सोचो सोचो, आंसर निकालो। आ गया? चलो, आंसर है आपका Q/6 एप्सिलॉन नॉट, जिसका हो गया, बहुत अच्छी बात है, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। कैसे आएगा, ध्यान से सुनो। अच्छा, अब क्या मैं इस क्यू चार्ज को एनक्लोज करवा सकता हूँ? बिल्कुल, आप दोनों ने सोच लिया होगा। ये एक स्क्वायर है, यहाँ से एक और ऐसा ले लो, यहाँ से एक और ले लो, ऊपर से ले लो, इधर से ले लो, उधर से ले लो, क्या बना है? एक क्यूब। मतलब आपको ए साइड का क्यूब बनाना है। तो अगर आप ए साइड का एक क्यूब बनाएंगे, सोचना, अगर आप ए साइड का एक क्यूब बनाएंगे, ठीक, तो क्या ये क्यू चार्ज उस क्यूब का सेंटर हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये इस फेस से a/2 हाइट ऊपर है। तो अब आपने एक क्यूब जब बनाया तो नीचे वाले से a/2 ऊपर है और क्यूब की साइड a है, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा? क्या सेंटर पे? तो क्या इसकी वजह से पूरे क्यूब से द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स आएगा? दैट विल बी Q/एप्सिलॉन नॉट, बराबर। क्यों? क्योंकि पूरे क्यूब ने क्यू चार्ज एनक्लोज किया है, तो एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इस क्यूब के कितने फेस हैं? क्या 6? और क्या ये क्यू चार्ज सबके लिए सिमेट्रिक है? तो अगर पूरे क्यूब से 6 के 6 फेस से Q/एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो ये जो स्क्वायर सरफेस है मेरा, ये तो इस क्यूब का एक फेस होगा 6 में से। तो 6 में से टोटल जा रहा है Q/एप्सिलॉन नॉट, तो एक में से कितना जाएगा? सिमेट्री की वजह से Q/6 एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू वन फेस, और वो वन फेस ही हमारा गिवन सरफेस है, दैट विल बी Q/6 एप्सिलॉन, क्योंकि 6 के 6 से जा रहा है Q/एप्सिलॉन नॉट, तो सिमेट्री की वजह से एक से कितना जाएगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया सबको? कोई भी डाउट? चल, तो अब मैं एक होमवर्क देता हूं, ये ट्राई करना, कल डिस्कशन करते हैं इसका, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये क्यूब है, साइड ए, ठीक, इसके एक कॉर्नर पे चार्ज है, कॉर्नर पे ध्यान देना, क्यू, ठीक। तो मेरा सवाल है, ये जो नीचे का फेस दिख रहा है, ये वाला, अपना रूम इमेजिन करना, ये जो नीचे का फेस है, इससे कितना फ्लक्स आएगा इस क्यू की वजह से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे आपको, सिमिट्री मिमिट्री खोजनी पड़ेगी। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक लॉजिकल और एक पूरा अच्छे से, तो दोनों से समझना। तो इस नीचे वाले से कितना फ्लक्स आएगा? फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस फेस। ऑप्शंस मैं दे देता हूं, Q/8, Q/12, Q/24, डी ऊपर लिख रहा हूं Q/48। ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, पूरा फ्लक्स सीख जाओगे कि क्या किया हमने। ठीक है, तो ये है हमारा फ्लक्स, क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है। ठीक है, अभी एप्लीकेशन देखेंगे, ये तो ऐसी जनरल था, गॉस लॉ पे जनरल क्वेश्चंस थे। ठीक है, कैसे जनरल? मतलब किसी सरफेस ने अगर चार्ज एनक्लोज किया तो कितना फ्लक्स होता है। ठीक है, अच्छा, अभी वापिस आते एक सॉलिड एंगल के कंसेप्ट पे। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमें हाफ एंगल पता है तो हम आराम से सॉलिड एंगल बता सकते हैं। कितना? सॉलिड एंगल इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज हाफ एंगल, ठीक है, ऑफ द कॉन, कॉन का हाफ एंगल पढ़ा था हमने। अच्छा, तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये एक हेमिस्फीयर है,
तो यहाँ पे बताओ कितना सॉलिड एंगल बनेगा। ठीक है, ये एक हेमिस्फीयर है हमारा, यहाँ पे बताओ कितना सॉलिड एंगल बनेगा। हाफ एंगल से सॉल्व करना। हाफ एंगल बताओ कितना होगा। क्या हाफ एंगल होगा आपका 90 डिग्री, दिख रहा है सबको। तो सॉलिड एंगल कितना सबटेंड होगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 90 विच इज 0। तो कितना हो गया 2 पाई। अगर ये पूरा स्फीयर होता तब हाफ एंगल बताओ कितना होता, ऑब्वियसली 180 डिग्री। पूरा स्फीयर होता तो हाफ एंगल 180, कॉस 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाता 4 पाई। मतलब अगर ये पूरा स्फीयर है तो यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होता है, दैट सॉलिड एंगल इज 4 पाई। ठीक है, हेमिस्फीयर है तब कितना सॉलिड एंगल हो रहा है, 2 पाई। समझ में आ गया। अच्छा एक चीज बताओ, ये हम पढ़ भी चुके थे जब हमने सॉलिड एंगल पढ़ा था, ये ऐसा ना हो कि ऐसा होता, क्या फर्क पड़ता, क्या अभी भी सॉलिड एंगल 4 पाई होता। ऐसा ना हो कि ऐसा होता, तब भी क्या फर्क पड़ता, क्या अभी भी सॉलिड एंगल 4 पाई होता। तो मतलब क्या है, देयरफॉर सॉलिड एंगल सबटेंडेड at any internal point by a closed surface, ये हमेशा याद रखना, is always 4 पाई। मतलब हमारे पास अगर एक क्लोज सरफेस है तो वो हमेशा किसी भी इंटरनल पॉइंट पे एंगल कितना बनाएगा, 4 पाई। चाहे वो यहां हो, हर एक पे कितना एंगल बनाएगा, 4 पाई। समझ में आ गया। तो ये रिजल्ट याद रखना। ठीक है, तो चाहे वो स्फीयर हो चाहे कैसा भी हो, तो अगर हम किसी भी इंटरनल पॉइंट पे सॉलिड एंगल देखें तो वो हमेशा कितना होगा आपका, 4 पाई। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। अगर ये नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, मैंने बार बार बोला है सॉलिड एंगल नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इससे क्वेश्चन कैसे आसानी से होता है। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से सुनना। सपोज मेरे पास ये क्लोज सरफेस है, ठीक, इसने क्यू चार्ज एनक्लोज किया है, फ्लक्स बताओ कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सॉलिड एंगल कितना आएगा, 4 पाई, बराबर। क्लोज सरफेस है ना, किसी भी क्लोज हो, किसी भी शेप का हो, कैसा भी हो, सॉलिड एंगल हमेशा अंदर कितना बनेगा, 4 पाई। तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं, एक चीज याद रख सकता हूं, 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स कितना आता है आपका, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक सॉलिड एंगल के लिए कितना होगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है। अगर हमारा क्लोज सरफेस है और अंदर क्यू चार्ज है तो कितना फ्लक्स आएगा, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, वो आएगा आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और एक क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल अंदर कितना बनता है, 4 पाई। तो 4 पाई सॉलिड एंगल जब बनता है तब फ्लक्स कितना आता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक यूनिट सॉलिड एंगल के लिए कितना फ्लक्स आएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका यूज कैसे करेंगे, देखो डिस्क वाला क्वेश्चन निकाल के रखो जो हमने कल किया था। ठीक, यहां पे क्यू चार्ज था, डिस्क की रेडियस आर थी शायद, और ये हमारा एक्स था। ठीक, क्वेश्चन था इससे पूरे से फ्लक्स बताओ कितना आएगा, ये हमारा डिस्क था। ठीक है, आंसर जितना मुझे याद है हमने इंटीग्रेट किया था रिंग विंग लेके, कुछ तो आंसर आया था, इंटीग्रेशन किया था हमने अच्छा खासा। ठीक है, तो फ्लक्स आया था शायद q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 10 मिनट लगा था इसको, देखो 10 सेकंड में कैसे करना है, देखना बहुत ध्यान से। क्या ये कौन हो गया, दिख रहा है। सॉलिड एंगल याद करो, आया समझ, अरे याद आया। तो ये सरफेस, ठीक, पेरीफेरी से मिलाया तो ये सॉलिड एंगल बना। ये कौन सा एंगल होगा, क्या हाफ एंगल। क्या हाफ एंगल से आप सॉलिड एंगल निकाल सकते हो, कितना बोलो, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा ये बाय ये कितना होगा, एक्स बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सॉलिड एंगल इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हाफ एंगल, तो हाफ एंगल विल बी ये, यही होगा हाफ एंगल, एक्स बाय ये। समझ में आया यहां तक। अब ये लगाओ, 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए ये फ्लक्स होता है, तो इतने सॉलिड एंगल के लिए कितना फ्लक्स होगा, तो टोटल फ्लक्स विल बी यूनिटरी मेथड।
एक सॉलिड एंगल के लिए होता है ये, तो इतने सॉलिड एंगल के लिए कितना, तो कितना होगा, एक के लिए जो है मल्टीप्लाइड बाय इतने सॉलिड एंगल के लिए जो होगा, 2 पाई से गायब, मैच करो। सो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कितनी जल्दी हमने 10 सेकंड में सॉल्व कर दिया, समझ में आ गया। तो अच्छे से इसको समझो, फ्लक्स क्या है, एंगल क्या है, एरिया क्या है, वो सब। सॉलिड एंगल नहीं भी करोगे चलेगा क्योंकि ज़्यादा यूज़ उसका हुआ नहीं है, पर फिर से मैं बोल रहा हूँ मेंस एडवांस वाले बच्चे उसको पढ़ें, नीट वाले बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। समझ में आ गया। तो ले दे के हम क्या पढ़े हैं अभी तक, ध्यान से सुनना, अभी इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो अब फील आने लगेगा आपको। तो अभी तक हम क्या पढ़े हैं, 2 लेक्चर्स में समराइज अगर हम उसको करें, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी एक डायरेक्शन होती है, ओपन सरफेस के लिए कैसी, क्लोज सरफेस के लिए कैसी, वो अच्छे से सीख लो क्योंकि वो 2 चैप्टर के बाद मैग्नेटिज्म में भी काम आएगा। ठीक, तो हमने पिछले लेक्चर की स्टार्टिंग में देखा था कि एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, और जनरली देखो अभी क्लोज सरफेस की ही हम बातें कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ भी बोला था कि आप ओपन देख लो सिर्फ, पर यूज़ आपका सिर्फ क्या होगा, क्लोज। और क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसा लेना है आपको, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग सिखाया था, क्यूब के लिए, स्फीयर के लिए, वो यूज़ कर भी रहे हैं हम, देखो। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था वहाँ से फ्लक्स क्या होता है। तो एक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। एक गिवन सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है उसको फ्लक्स बोलता है। कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं कर रही है तो फ्लक्स इज जीरो, बहुत ज़्यादा कर रही है तो उतना ज़्यादा फ्लक्स, कम कर रही है तो कम फ्लक्स। ठीक है, और कितना होगा फ्लक्स, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज एरिया वेक्टर, सिंपल। अगर ई इज यूनिफॉर्म, तो उसके भी हमने क्वेश्चन किए थे यूनिफॉर्म के। ठीक है, तो वहाँ से हम यूनिट वगैरह उसकी देखे थे, डायमेंशन पूछेगा तो वो सब आपको आनी चाहिए, वो सब मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब मैंने इसी में एक पढ़ा था जो ज़्यादातर यूज़ होता है कि अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब हम क्या करेंगे। फील्ड यूनिफॉर्म है तब हमको समझ में आ गया कि ई डॉट है, पर फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तब हम क्या करेंगे। तब हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। कैसे आया ये, हम उस क्लोज्ड सरफेस पे एक छोटा सा एरिया पकड़ेंगे, अभी भी जिसको डाउट है अब अच्छे से सुनना मेरी ध्यान आवाज़, मेरी बात। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस क्लोज्ड सरफेस पे, वो कैसा भी हो सकता है, स्फीयर कैसा भी, उस क्लोज सरफेस पे एक छोटा सा सरफेस लेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे, डी ए वेक्टर की डायरेक्शन बनाएंगे, किधर होगी, आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग। ई वेक्टर की डायरेक्शन बनाएंगे गिवन चार्ज की वजह से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया होगा क्वेश्चन में। ई डॉट डी ए लिखेंगे, अगर दोनों पैरेलल हैं तो ई इंटू डी ए हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये क्या आएगा, छोटा सा फ्लक्स डी फाई, छोटा सा फ्लक्स जो इस गिवन एलिमेंट से आएगा। ठीक है, इस एरिया से जो आएगा, पूरे से चाहिए मुझे तो इसका इंटीग्रेशन, तो वो आता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इसलिए मैंने लिखा था डायरेक्ट इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। यहाँ समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे हमारा पहला लेक्चर खत्म हो गया था, लास्ट में हम सॉलिड एंगल पढ़े थे, वो अच्छे से देख लेना। ठीक है, फिर आज के लेक्चर में हम क्या किए, आज के लेक्चर में हम एक आवाज़ चली गई थी, चलो। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखें, तो कल के लेक्चर में समझ में आ गया क्या था। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखें कि अगर हम एक क्लोज्ड सरफेस लेते हैं, तो हमने स्टार्ट किया था स्फीयर से, तो हमने क्या देखा कि स्फीयर में अगर हम एक क्यू चार्ज अंदर लेते हैं तो उस क्यू चार्ज की वजह से ऑब्वियसली कुछ फ्लक्स आएगा। क्यों, क्योंकि क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, वो फील्ड लाइंस स्फीयर को क्रॉस करके जाएंगी तो कुछ फ्लक्स आएगा, फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं तो फ्लक्स भी आएगा। तो कितना फ्लक्स आएगा वो हमने निकाला, कैसे निकाला, कल के लेक्चर में जो हमने सीखा था, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो हमने आर रेडियस का स्फीयर लिया, उसके अंदर क्यू चार्ज डाला, अब मैंने एक छोटा सा एरिया लिया डी ए। ठीक, अब डी ए का जो डायरेक्शन होगा वेक्टर का वो आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग, और ई भी आपका आउटवर्ड होगा, तो ई और डी ए में एंगल जीरो हो जाएगा, तो छोटा सा फ्लक्स डी फाई क्या आएगा, ई डी ए। डेरिवेशन देख लेना नोटबुक में, मैंने बोर्ड पे लिखी थी। पूरे से कितना फ्लक्स आएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ई डी ए हो जाएगा, वो ई कांस्टेंट है क्योंकि पूरे आर रेडियस के स्फीयर के लिए जो आपका फील्ड होगा
दैट विल बी के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो उसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर रखा, तो अंदर किसका इंटीग्रेशन बचा, डी ए का इंटीग्रेशन। डी ए का मतलब ये जो मैंने एलिमेंट लिया है, ये छोटा सा एरिया लिया है, इस पूरे छोटे छोटे एरिया का इंटीग्रेशन, क्या वो पूरे स्फीयर का एरिया हो जाएगा? तो पूरे स्फीयर का एरिया कितना, 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। वो समझ में आया। ई की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट की, के क्यू बाई आर स्क्वायर, सब कुछ कैंसिल वैंसिल किया, के की वैल्यू डाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स आया स्फीयर से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने वहां पे एक चीज गौर की कि क्यू चार्ज तो उसने एनक्लोज किया था, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, इसमें आर वार तो कहीं आ ही नहीं रहा। मैंने तो आर रेडियस का स्फीयर लेके सोल्व किया था, तो जब आर इसमें कहीं आ नहीं रहा तो मैंने वहां से एक दिमाग में सोचा कि मतलब ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा आपका फ्लक्स। तो मतलब अगर किसी क्यू चार्ज को किसी क्लोज सरफेस ने एनक्लोज करवाया है तो वो उसके डायमेंशन पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। तो मैंने उसके बाद लॉजिकली भी देखा कि अगर मैं दो अलग अलग स्फीयर लेता हूँ अलग अलग रेडियस के और दोनों में सेम क्यू चार्ज एनक्लोज करवाता हूँ, तो फील्ड जो आएगी, जो फ्लक्स आएगा वो हमारा सेम आएगा दोनों में। कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि क्यू से जो फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी वो जितनी Q1 से बाहर निकलेंगी उतनी ही Q2 से भी बाहर निकलेंगी। तो फिर मैंने यहां से सोचा कि अगर हम क्यू चार्ज एनक्लोज करवा रहे हैं, चाहे वो R1 रेडियस में करवा रहे हैं चाहे वो R2 के स्फीयर में करवा रहे हैं, फ्लक्स तो सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो कैसा भी हो, आर्बिट्रेरी शेप का हो, अगर अंदर क्यू चार्ज है तो फ्लक्स पक्का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो मैंने वहां से एक जनरल रिजल्ट क्या लिखा, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस if a charge q is enclosed by it, then the flux through the closed surface due to this q charge, that will be q by epsilon naught, regardless of its dimension, regardless of its shape। कोई भी शेप का हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। यहां तक समझ में आ गया था? अच्छा, फिर हमने क्या किया, गॉस लॉ हमने पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें हमने क्या पढ़ा, एक क्लोज सरफेस लिया, चार चार्जेस लिए, दो अंदर दो बाहर। फिर हम क्या लिखना चाहे, E1 डॉट डी ए, E2 डॉट डी ए, E3 डॉट डी ए, E4 डॉट डी ए। उसको भी मैं पहले 10 मिनट और एक्सप्लेन कर चुका हूं, वैसे फिर से मैं कर दे रहा हूं। E1 था फील्ड एट द क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू Q1 चार्ज, ऑब्वियसली Q1 की वजह से फील्ड होगा। और E1 डॉट डी ए ये पूरा क्या हो जाएगा, पहले लेक्चर्स को याद करो, तो ये पूरा हो जाएगा आपका फ्लक्स, ई डॉट डी ए फ्लक्स होता है आपका, तो E1 डॉट डी ए क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू Q1 चार्ज। सिमिलरली E2 डॉट डी ए, सिमिलरली E3 डॉट डी ए और E4 डॉट डी ए। तो E1 डॉट डी ए क्या हो जाएगा, Q1 की वजह से फ्लक्स, वो होगा Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि Q1 एनक्लोज था। और E2 डॉट डी ए Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। E3 डॉट डी ए क्योंकि Q3 बाहर है, और जस्ट पहले हमने पढ़ा था कि बाहर अगर कोई चार्ज है तो जितना फील्ड लाइन एंटर की उतना बाहर निकली, तो नेट फ्लक्स जीरो। तो E3 डॉट डी ए जीरो, E4 डॉट डी ए जीरो, सबको ऐड किया तो हमको क्या मिल गया, ई नेट डॉट डी ए ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, गोला लगाया मैंने क्योंकि मैं क्लोज सरफेस की बात करता हूं हमेशा, दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। इसी को बोलते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ इज बेसिकली a statement which is given by integration E vector dot dA vector is equal to Q enclosed by epsilon naught। और इन्हीं दोनों चीजों को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। समझ में आ गया? तो आज अभी हम अगले 10-15 मिनट गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ें, ताकि आपको और फील आए कि गॉस लॉ ने बोला क्या था। हम जो फ्लक्स पढ़ रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से वो एकदम सही पढ़ रहे हैं, और अच्छे से आपको फ्लक्स क्लियर होगा। ठीक है, तो गॉस लॉ में फिर से लिख देता हूं, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं, ये E वेक्टर है, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं सबकी वजह से क्लोज सरफेस पे नेट फील्ड, सबका वेक्टर सम, और क्यू एनक्लोज्ड सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस पे एनक्लोज्ड चार्ज। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, सुनना ध्यान से। गॉस लॉ की हेल्प से मैं वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, याद है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर, लाइन चार्ज 2 के लैम्डा बाय आर, याद आया कुछ? वो सब मैं अब गॉस लॉ की हेल्प से डिराइव कराऊं। मैंने वहां भी बताया था कि मैं गॉस लॉ की हेल्प से डिराइव करवाऊंगा, और वहां पे मैंने सॉलिड स्फीयर होलोस्फीयर नहीं पढ़ाया था, वो यहां पे हम पढ़ लेंगे। तो बेसिकली मैं गॉस लॉ की हेल्प से अब क्या डिराइव करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, पॉइंट चार्ज, बहुत सारे स्फीयर, ये सब। ठीक, किसकी हेल्प से, ये जो इक्वेशन मैंने डिराइव की है इसकी हेल्प से। तो कैसे करूंगा इसको, छोटा सा एरिया लूंगा,
सबसे पहले तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक क्लोज सरफेस, मैं अभी लिखवा दूंगा, एक क्लोज सरफेस मानना पड़ेगा क्योंकि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस मैंने माना। अब वो क्लोज सरफेस कैसे मानोगे वो भी आपको धीरे धीरे सीखना है। वो स्फीयर भी हो सकता है, वो सिलेंडर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक, एक क्लोज सरफेस मैंने माना। उस क्लोज सरफेस में मैं एक छोटा सा एरिया लूंगा, ई डॉट डी ए निकालूंगा, इंटीग्रेट मारूंगा, ई को बाहर लूंगा अगर वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे एनक्लोज चार्ज लिखूंगा जो उस क्लोज सरफेस के अंदर होगा, डिवाइड बाय एप्सिलॉन, तो मेरा ई आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग गॉस लॉ। किसकी हेल्प से हम डिराइव करने जा रहे हैं, गॉस लॉ की हेल्प से, यूजिंग गॉस लॉ। समझ में आ गया। सो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू गॉस लॉ। अब इसमें आपको 2-3 पॉइंट आने चाहिए। सबसे पहला, यूज तो हम यही करने वाले हैं, ये इक्वेशन गॉस लॉ वाली। सबसे पहला है कंसीडर अ क्लोज सरफेस। मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूं, आपको ये लिखते जाना है, धीरे धीरे आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे कि कैसे हमने किया। कंसीडर अ क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस आपको लेना है, वो स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी। ठीक है, अब वो कैसे डिसाइड करना है, अब वो क्लोज सरफेस कैसे लेना है, द क्लोज्ड सरफेस जनरली कैसा होता है, शुड बी सच दैट एट एवरी पॉइंट on this surface E vector and dA vector are either parallel or perpendicular। मतलब ये क्लोज सरफेस आपको ऐसा मानना है कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जब आप देखोगे तो ई वेक्टर और डीए आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग ई आपको दिख ही जाएगा, ई और डीए जो है वो या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। अब आधे पूछेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये इक्वेशन यूज करनी है, बराबर। तो जब ई और डीए पैरेलल होंगे तो हम इसको सीधा इंटीग्रेशन को लिख देंगे ई डीए, और ई और डीए परपेंडिकुलर होंगे तब हम सीधा इस इंटीग्रेशन को लिख देंगे जीरो। समझ में आ रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, पैरेलल का ई डीए, तो आसान होगा ना। सोचो कहीं पे एंगल ई और डीए में 60 डिग्री बन रहा है तो बड़ा अजीब हो जाएगा, कहीं पूरे सरफेस पे कहीं 60, कहीं 30, कहीं 20 ऐसा बन रहा है, मतलब मैंने रैंडम शेप का ले लिया। अब आधे क्या करेंगे, ऐसा रैंडम शेप का ले लेंगे। ठीक, अभी अभी मैं क्या निकालने जा रहा हूं देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं निकालूंगा एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसा रैंडम शेप का तो बनेगा ही नहीं क्योंकि आर डिस्टेंस होगा ही नहीं, है ना। तो कैसा बनेगा एक, वो भी हम अभी देखेंगे। तो आपको सरफेस कंसीडर कैसा करना है, सरफेस ऐसा होना चाहिए ताकि हर पॉइंट पे, उस सरफेस के हर पॉइंट पे ई वेक्टर, किसकी वजह से ई होगा, पूरे चार्जेस की वजह से जितने भी हैं आपके सिस्टम में, और डीए वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग जो आएगा वो या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। ठीक, और थर्ड क्या है, एंटी पैरेलल भी चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। थर्ड क्या है आपका, बस ये कंसीडर करने के बाद आपको यूज करना है ये। अब यूज करो E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 3 स्टेप्स हैं जिससे हम सॉल्व करेंगे गॉस लॉ की हेल्प से सारे क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो, अब फील लो अच्छे से कि क्या करने जा रहे हैं। एक ही पढ़ेंगे आज, बाकी कल पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसको लिखे रहने दो, मैं अभी बना के एक्सप्लेन करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, याद है सबको कितनी होती है, ये क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस दूरी पे, पी पॉइंट पे कितनी होती है बोलो जल्दी, ई पी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर। देखो हम कैसे डिराइव करते हैं, गॉस लॉ की हेल्प से। करें स्टार्ट, चलो देखो। तो ये मेरा एक क्यू चार्ज है, आर दूरी पे मुझे फील्ड निकालनी है। स्टेप 1 याद करो, कंसिडर अ क्लोज सरफेस। ठीक, एक क्लोज सरफेस मुझे लेना पड़ेगा, मतलब एक चार्ज को मुझे एनक्लोज करवाना है, तभी तो गॉस लॉ लगाऊंगा। गॉस लॉ का मतलब ही क्या है, सरफेस होना चाहिए क्लोज्ड, उसके अंदर चार्ज होना चाहिए।
तो क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए या तो पैरेलल या परपेंडिकुलर, बराबर। अब आधे सोचेंगे सर ये ले लो, ठीक है, सबसे बेटर कौन सा है, सोच के देखो, क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह आउटवर्ड होगी, है ना, डीए भी आउटवर्ड, वो कब होगा, सोचो अगर मैं एक स्फीयर ले लूं, नहीं, सबसे बेस्ट, अगर मैं आर रेडियस का एक स्फीयर ले लेता हूं, है ना, तो क्या होगा, हर पॉइंट पे गौर से देखो, ई और डी ए आपको परपेंडिकुलर दिखेंगे, सॉरी पैरेलल दिखेंगे, ठीक। अच्छा, ये दोनों स्टेप हो गए क्लियर। अब तीसरा स्टेप, गॉस लॉ की इक्वेशन यूज करो। अब वो कैसे यूज करनी है, एक छोटा सा मैंने सरफेस लिया, बोलो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड सीख चुके हो, डी ए भी किधर, अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल, बताया था ना। अच्छा, यूज करो गॉस लॉ, बोलो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, थर्ड स्टेप ही यही है आपका, कंसिडर किया, अब ये यूज करना है, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। एनक्लोज कौन सा, सरफेस के अंदर जो चार्ज है। अच्छा, क्या इस पूरे सरफेस के लिए ई हर जगह सेम होगा, क्योंकि आर डिस्टेंस दूरी पे है हर जगह, क्योंकि ये स्फीयर पूरा है ना आर रेडियस का, तो हर जगह ई सेम, ठीक। और दूसरी चीज, ई और डी ए आपस में पैरेलल हर जगह, चाहे आप यहां भी देखो, यहां पे ई डी ए, ई डी ए पैरेलल, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ई डी ए डॉट प्रोडक्ट हटा दिया, cos 0 1 हो गया, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ई हमारा कांस्टेंट है, अगर मेरा ई कांस्टेंट है तो क्या मैं उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूं, सरफेस के लिए कांस्टेंट, एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है, और बाहर जाओगे तो ई चेंज होगा, पर इस सरफेस के लिए तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि कितना हो जाएगा आपका, ई इंटीग्रेशन डी ए, क्योंकि ई मेरा कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डी ए, ये क्या बता रहा है आपको, पूरे क्लोज सरफेस के लिए हम करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डी ए का इंटीग्रेशन, क्या पूरे का एरिया कितना होगा, बोलो 4 पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी क्यू एनक्लोज्ड, क्या क्यू है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही तो होती थी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, समझ में आ गया। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने गॉस लॉ की हेल्प से डिराइव कर दी, समझ में आ गया सबको। अभी कल हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट लाइन चार्ज 2 के लैम्डा बाय आर, याद है, उन सब की वजह से कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज का लेक्चर फिर से अच्छे से देखो, गॉस लॉ हमने कैसे डिराइव किया, एक क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होगा तो कितना फ्लक्स होगा, कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, क्यूब वाला मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है। तो ये सब अच्छे से समझो, कल का लेक्चर और आज का लेक्चर भले ही आपको 2 बार देखना पड़े, पर अच्छे से समझो, ठीक है। मतलब जो मुश्किल पार्ट है वो यही 2 लेक्चर हैं, और 1-2 लेक्चर अभी आगे आएंगे, मतलब अभी जो पूरा बचता है वो आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पार्ट है काफ़ी, ठीक है, काफ़ी आपको उसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब उतने मुश्किल नहीं थे, कंसेप्चुअल वो भी थे पर उतने मुश्किल नहीं थे, ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, फील लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको इमेजिनेशन आनी चाहिए कि हमने कैसे फ्लक्स निकाला, कैसे हमने इमेजिन किया, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लो, तो कल परसों मतलब फ्राइडे तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 3 दिन और, ठीक है। तो सैटरडे या मंडे से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर कैपेसिटर, ठीक है। तो अच्छे से कर लो, इसको छोड़ना नहीं है, और गॉस लॉ बहुत आसान है, एक बार आप फील लेने लगेंगे, सीखने लगेंगे तो आप आराम से कर सकते हो। बस एक सॉलिड एंगल ही है जो थोड़ा सा हार्ड है, और वो मैंने बोला भी है, छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।